Hello friends, good evening all of you. Yes, we are live now. I am Arvind. Welcome to Sigma Study Zone. Friends, हम लोग एग्जाम स्पेशल सीरीज देख रहे थे. इसके अंतर्गत आज साइंस का जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और कुछ प्रीवियस ईयर्स पेपर है, हमने जो भी सीबीएसई बोर्ड्स ने 2025 में जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे थे, आज हम लोग उसी का डिस्कशन करेंगे. तो हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत, और इसका क्वेश्चन का डिस्कशन तो करेंगे ही एमसीक्यूज क्वेश्चन का, साथ में ही हम लोग इसके बारे में, इससे रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स इससे रिलेटेड भी हम लोग देखेंगे. तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम स्पेशल सीरीज के अंतर्गत. आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, जो सीबीएसई बोर्ड ने ये हमारे सेकेंड शिफ्ट्स में जो पूछ रखे थे क्वेश्चन एमसीक्यूज में, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो गिवन बिलो आर द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, यानी डैट मीन्स हाइड्रोकार्बन्स का स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ से हमें क्या करना है, देखना है. जैसे ये दे रखा है हमें क्या, जो भी हमारा ये हाइड्रोकार्बन्स है, इसमें हमें स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं हाइड्रोकार्बन्स का. सेलेक्ट टू स्ट्रक्चर्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर द गिवन ऑप्शन, यानी डैट मीन्स यहाँ से हमें क्या करना है, ये हमें हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, हाँ या ना. जब हमारा ये हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर गिवन है और ये हमें इसमें से जो एक दूसरे से जो कौन से हाइड्रोकार्बन्स के ये जो स्ट्रक्चर्स है वो हमारा क्या है, रिलेटेड है, यानी डैट मीन्स इसका हमें रिलेशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है आइसोमर्स के बारे में जानते हैं. आइसोमर्स मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स और हाइड्रोजन की क्या होता है, सेम होता है. जो भी हमारा स्ट्रक्चर दे रखा है इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन्स की क्या होंगे, सेम होंगे, और सेम प्रॉपर्टी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे. तो देखते हैं हम इसमें, जो इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितना है, 1 2 3 4 है, इसमें C4 है. हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं यहाँ पे, 3 2 5 और फिर 6 7 8 हमें दे रखे हैं, तो यानी H8 है हमारा. अब अगले वाले में इसमें देखते हैं क्या है, अगर मान के चलिए यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 2 3 4 है, 4 यहाँ पे कार्बन है ना. हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे हमें, तो हाइड्रोजन के बारे में हम यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी डैट मीन्स 3 2 5 2 7 7 3 10, यानी हाइड्रोजन क्या हो गया, 10 हो गया, हाँ है ना. अब इसमें हमें देखते हैं कार्बन का नंबर कितना है, 1 2 3 4 4 हमारा क्या हो गया, कार्बन हो गया. हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी डैट मीन्स 3 2 5 2 7 3 10, हाइड्रोजन क्या हो गया, 10 हो गया, हाँ या ना. इसमें देखते हैं हम क्या है, कार्बन यानी कितने, 1 2 3 4 4 हमें क्या दे रखा है, कार्बन दे रखे हैं, और हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 8 है, यानी डैट मीन्स ये हमारा क्या 8 होता है, C4H8. अब यहाँ से हम देखते हैं क्या हमारा स्ट्रक्चर कौन कौन हो सकता है पॉसिबल, या तो क्या होगा फर्स्ट, और क्या हो सकता है 4 हो सकता है. या तो देखिए C4H8 इसमें यानी फर्स्ट और 4, हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं क्या फर्स्ट और 4 है, क्या फर्स्ट और ये हमारा क्या है 4, यानी क्या होगा 4 ऑप्शन है, तो फर्स्ट एंड 4, या हमारा क्या है सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड या सेकेंड देखिए इसमें C4 या सेकेंड नंबर या फोर्थ नंबर, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता है, सेकेंड और फोर्थ ये होगा नहीं. और ये हमारे सेकेंड और ये थर्ड, सेकेंड और थर्ड देखते हैं, सेकेंड में कितने हो जाएंगे ये बताइए. सेकेंड में हमारा कितना है, C4H10 है, और ये हमारा थर्ड में कौन सा है, C4 और H10 है. ये भी हो सकता है, पॉसिबल है फर्स्ट और सेकेंड. यहाँ से देखिए फर्स्ट में कितने हैं, फर्स्ट में हमें C4H8 है, और थर्ड में कितना है, थर्ड में हमारा क्या हो, C4H8, ये तो हमारा हो नहीं सकता. अभी हमें दो में देखना है इसमें, तो ये हमें आइसोमर्स का फॉर्म होता है. देखिए इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन, यानी डैट मीन्स अगर हम यहाँ से फर्स्ट और फोर्थ में करते हैं, फर्स्ट और फोर्थ में देखिए इसमें एक्स्ट्रा हमारा क्या है, ये C4H8 कार्बन का ये भी तो मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे क्लोरो यानी डैट मीन्स क्लोरीन आ गया, तो ये हमारा सेम स्ट्रक्चर नहीं, आइसोमर्स का फॉर्म नहीं बना रहा है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन होगा, हाँ या ना. समझ में आ गया, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे.
यानी डैट मीन्स हमारा ऑप्शन जो होगा वो हमारा कौन होगा, ये हमारा सी ऑप्शन होगा। कौन कौन, तो ये हमारा थर्ड नंबर, सॉरी थर्ड नंबर, और ये हमें क्या होगा सेकेंड नंबर, C4H10 और C4H10, ये हमें क्या होंगे नंबर ऑफ कार्बन्स, और हाइड्रोजन की नंबर दोनों में कंपाउंड में क्या है सेम है, इसलिए हमारा क्या होगा ये आइसोमर्स बना रहा है, इसलिए ये हमारा क्या होगा ऑप्शन सी ऑप्शन आ जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अगर इसमें अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो आप अपनी इसमें क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देखिए इसको हम लिख लेंगे क्या, जो सिंस ऑप्शन किस में बताइए, सेकेंड एंड फोर्थ, इस दोनों में सेकेंड एंड थर्ड में नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन number of carbon and hydrogen is equal and it forms isomers का स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा ऑप्शन सी आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये हमें क्या कर रहा है, जो इनकरेक्ट हमें खोजना है, क्या करना है हमें इनकरेक्ट, यानी दैट मीन्स असत्य हमें क्या करना है निकालना है। जो स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉमन रिएक्शंस यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन, देखिए एक वर्ड आया हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, इसके बारे में गलत क्या है हमारा उसके बताना है। जो इट इज एन एडिशन रिएक्शन, क्या ये एडिशन रिएक्शन है, बताइए क्या यह एडिशन रिएक्शन है, या क्या कह रहा है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम कैटालिस्ट। क्या हाइड्रोजिनेशन का जो प्रोसेस होता है, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस जो होता है, क्या ये हमारा किसके प्रेजेंस में, निकेल और पैलेडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंट में ये हमारा हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस होता है। द प्रोडक्ट कंटेन्स, सी ऑप्शन में द प्रोडक्ट कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, क्या इसमें हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में प्रोडक्ट्स के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कार्बन एटम्स के बीच में, या इट इज एन एडिशन रिएक्शन व्हिच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, या क्या यह एडिशन रिएक्शन है जो ओनली प्रेजेंट होता है किसमें, प्रेजेंस होता है एसिड कैटालिस्ट के बीच में, किसके में होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी सही तो हमारा डेट मीन्स हमें नहीं, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट खोजना है, असत्य कौन सा, इनकरेक्ट के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हाइड्रोजिनेशन के बारे में समझते हैं, हाइड्रोजिनेशन होता क्या है। देखिए हाइड्रोजिनेशन के बारे में, तो चलिए हाइड्रोजिनेशन होगा क्या, हाइड्रोजिनेशन के बारे में हम लिखते हैं, हाइड्रोजिनेशन यानी दैट मीन्स हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल, is an एडिशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, और डेट अकर्स, एडिशन कौन सा है, ये हमारा हाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स जो है ये हमारा एडिशन रिएक्शन है, हाँ या ना, जो हमारा कहाँ पे होता है, डेट अकर्स, जो यूज ऑफ निकेल कैटालिस्ट, निकेल कैटालिस्ट और पैलेडियम,
निकेल कैटालिस्ट और पैलेडियम, पैलेडियम, हाँ या ना। और ये हमें क्या देता है, टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए इसको क्या है ये, यानी डैट मीन्स ये कह रहा है क्या, जो हाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजिनेशन का मन कहने का मतलब ये रहा, हाइड्रोजिनेशन जो अगर ये हमारा जो हाइड्रोजिनेशन जो होगा, ये प्रोसेस जो होता है, ये हाइड्रोजिनेशन का जो प्रोसेस होगा, यानी दैट हाइड्रोजिनेशन ऑफ द वेजिटेबल्स वाइल इज एन एडिशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है ये, एडिशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, जो कहां पे, निकेल कैटालिस्ट और पैलेडियम के प्रेजेंस में, यानी जो होता है वो हमारा कहाँ पे होता है, हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस जो होता है वो निकेल कैटालिस्ट और पैलेडियम कैटालिस्ट के बीच में क्या में होता है, रिएक्शन होता है, इस पे होता है, हाँ है ना। और ये हमारा क्या देता है, जब ये रिएक्शन होगा तो ये हमारे क्या करेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन करता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी दैट मींस क्या होता है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं इट इज एडिशन रिएक्शन, ये भी सही है, हाँ है ना। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल पैलेडियम, ये भी सही है, क्लियर है। द प्रोडक्ट कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये बताइए, ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, क्लियर है। इट इज एन एडिशन रिएक्शन व्हिच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट, नहीं एसिड कैटालिस्ट में नहीं होता है, तो यानी दैट मींस ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन ये आएगा, क्लियर है। हमें इनकरेक्ट खोजना था ना, तो इनकरेक्ट ये हमारा क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन, डी हो गया, क्लियर। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये हमें क्या दे रखा है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस गिवन है, हाँ या ना। ये हमें क्वेश्चन, ये इक्वेशंस दे रखा है और हमें यहाँ से क्या कर रहा है, बैलेंस कर दीजिए इसको, कोई इक्वेशन को। तो पता ही है जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, यानी ये कहने का मतलब क्या रहा, जो द बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन वैल्यूज ऑफ, तो बैलेंस करिए और उसकी पी की वैल्यू क्या आएगा, क्यू का क्या आएगा, आर का क्या आएगा और एस क्या आएगा, मस्ट बी रिस्पेक्टिवली, यानी दैट मीन जो है सिंगल, यानी पी क्यू आर एस की वैल्यू यहाँ पे निकाल देना है, मान निकाल देना है, हाँ है ना। तो आप इसको पहले बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस करने का मतलब ये रहा, जो नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, रिएक्टेंट साइड में जो भी हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने होंगे, उतना ही हमें क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में भी क्या होना चाहिए, यानी दैट मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने भी रहेंगे वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। यही ना बैलेंसिंग कहलाता है, जितने नंबर ऑफ एटम्स, यानी दैट मींस ये हमारे रिएक्टेंट साइड में रहेंगे, उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमारा किस में होगा, प्रोडक्ट साइड में होगा। तो आपको बैलेंस करिए, देखिए इसमें क्या होगा, हाँ या ना। देखिए इक्वेशन हमें दे रखा है क्या, जो Al है, एल्युमिनियम है, प्लस का क्या दे रखा है हमें, एल्युमिनियम प्लस का Q, यानी P है Q और H2O प्लस का, सॉरी ये हमें गिव्स क्या कर रहा है, ये हमें दे रहा है क्या, RaL2O3 प्लस का SH2, यानी S की वैल्यू भी निकालना है, R की निकालना। अब देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, हाँ या ना। तो हम यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, क्लियर है, P की वैल्यू 2 आएगा तभी तो एल्युमिनियम 2 हो पाएगा यहाँ पे। और अब हमारे यहाँ पे 2 आ गया, तो अब देखिए यहाँ से अगर हम चेक करते हैं क्या, जो 3 होगा या 2 होगा, या हम सब पहले 1 बाय 1 करके ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यानी दैट इज PQRS। तो हम ना यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन से ही लेके चलते हैं, यहाँ पे बताइए 3 अगर हम रख दिए, यहाँ पे क्या दर्ज कर दिया ये, क्योंकि रिस्पेक्टिवली हमें PQRS दे रखा था, PQRS, तो हम यहाँ पे 3 रखते हैं, Q के जगह पे यहाँ पे 2 रख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे 2 रख लेते हैं और फिर हमारा क्या होगा, 1 होगा। अब बैलेंस कर दीजिए, देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम 3 है तो एल्युमिनियम 3 है, तो एल्युमिनियम यहाँ पे जबकि कितना आ गया इसमें, एल्युमिनियम 3 2 2 जब 4 हो गया, ये तो हमारा बैलेंस नहीं होगा, यानी हमें देखने से ये पता चल रहा है ये बैलेंस नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, क्लियर है, ऑप्शन कट जाएगा फर्स्ट।
अब बी में देखते हैं, बी वाले अगर हम लेते हैं इसमें से देखिए तो ये हमारा क्या होगा 2 हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इसको ऑप्शन से चेक करेंगे। 2 हो गया, पी की वैल्यू अगर मान लेते हैं, सपोज करते हैं पी अगर 2 है, अगर क्यू क्या हो सकता है 3, और ये क्या हो गया 3 हो गया, ये हमारा क्या हो सकता है 1 आ सकता है। तो देखिए चेक कीजिए इसको, 2 अगर करेंगे यहाँ पे 2 एल्युमिनियम हो तो ये हमारा 3 2 जा 6, हाँ या ना, 3 2 जा 6 ये आ गया, तो ये भी हमारा क्या है पॉसिबल नहीं है, हाँ या ना। इसी तरह से अगर हम क्या करेंगे, इसको हम एल्युमिनियम यानी होना चाहिए बैलेंस, लेकिन ये 3 2 जा 6 ये नहीं होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है, हाँ या ना, ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसको हमें अगर चेक करते हैं क्या, तो इसके लिए अगर हम यहां से करेंगे क्या, तो सी पे जाएंगे, सी का देखिए तो यहाँ पे 2 अगर हम रख दिए, और फिर ये हमारा क्या होगा कि होगा क्या होगा 3 हो जाएगा ये हमारा, फिर ये हमारा क्या हो गया 1 हो गया, और ये हमें क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, हाँ ये ना। अब चेक कीजिए 2 एल्युमिनियम हो गया, यहाँ पे 1 है, तो यानी डेट मीन्स एल्युमिनियम भी 2 हो गया, हाँ ये ना। अब यहाँ पे क्यू देखिए, क्यू यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर 3 यहाँ पे रखते हैं 3 2 जा 6 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 2 जा 6 ये भी हो गया, ये भी, और हाइड्रोजन भी हो गया। अब हम आएंगे क्या किसमें, ये 3 यानी डेट मीन्स ये 3 हाइड्रोजन भी हो गया, तो ऑक्सीजन यानी डेट मीन्स अब हमारा हाइड्रोजन आ गया, आर आ गया, और हमें क्यू की वैल्यू भी सेटिस्फाई हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना, अब बताइए एस, एस कितना है, एस को अगर हम 3 रख लिए तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन भी आ गया, एल्युमिनियम का भी सेटिस्फाई हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा, कह रहा है ना कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस दिस बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, यानी ऑप्शन जो हमारे कौन आएंगे, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारा क्या होगा ऑप्शन सी, ये ना ये नहीं होगा। तो हम ना ऑप्शन से ही हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, इजी क्वेश्चन था। और ये सारे हमारे क्या है पूछा हुआ है 2025 में, जो ये सारे क्वेश्चन हमें जो है ओरिजिनल क्वेश्चन है, जाके आप चेक कर सकते हैं 2025 का, हाँ या ना। साइंस केस 2025 यानी प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले साल जो ये सारे क्वेश्चन जितने भी आज क्वेश्चन होंगे वो सारे हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है ये। देखिए स्टडी द फॉलोइंग केसेज, आप बताइए इसको, आप क्या कीजिए स्टडी कीजिए, और द केस इन व्हिच न्यू प्रोडक्ट्स विल फॉर्म इज आर, यानी डेट मीन्स अब प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारा क्या क्या आ सकता है। तो हम लिखते हैं CuSO4Mg, कॉपर सल्फेट जब Mg के साथ मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट जब लेड के साथ Pb के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, CaSO4 जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, और ZnSO4 जिंक सल्फेट जब कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। पहले तो आप ये देखिए इसका प्रोडक्ट के रूप में बताइए रिएक्शन कर सकता है नहीं, द केसेज इन व्हिच न्यू प्रोडक्ट्स एस विल फॉर्म इज आर, ओनली फर्स्ट, सेकेंड, ओनली थर्ड, और सी ऑप्शन में फर्स्ट एंड फोर्थ, और डी में है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। बताइए जल्दी इसका। बताइए जल्दी ऑप्शन इसका। सबसे पहले अगर हम क्या करेंगे, रिएक्शन की बात करेंगे, तो हमें यहां से जो होगा किस किस में हमारा रिएक्शन हो सकता है, किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा ये हमारा। तो जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 जो है मैग्नीशियम के साथ हमारा क्या होगा रिएक्शंस, जैसे कॉपर है CuSO4 यानी डेट मीन्स कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट हमारा क्या होगा मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमारा क्या बनाता है मैग्नीशियम MgSO4, MgSO4, कॉपर SO4 प्लस Mg यानी CuSO4 प्लस Mg मिलके मैग्नीशियम सल्फेट अब प्लस का कॉपर को क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा, हाँ या ना। ये इसमें रिएक्शंस हो सकते हैं। और Fe ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में आप लोग जानते होंगे, हाँ या ना। उसी से आप जिंक सल्फेट जब कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमारा क्या बनाएगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 आप प्लस का जिंक को क्या हो जाएगा डिस्प्लेस हो जाएगा, ये
बाकी ये सारे जो हमारा क्या होगा ये रिएक्शन, अब इसके साथ अब किसी के साथ ये हमारा क्या होगा FeSO4Pb, ये होगा ही नहीं ये, क्योंकि Fe और Pb क्या लेस रिएक्टिव है, Fe जो मोर रिएक्टिव है। कैल्शियम और एल्युमिनियम ये जो ऑलरेडी है ये होगा ही नहीं, कैल्शियम ऑलरेडी क्या है ज्यादा मोर रिएक्टिव होगा, हाँ या ना, एल्युमिनियम लेस रिएक्टिव होगा, इसलिए ये होगा ही नहीं, इसके साथ रिएक्शन होगा ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन आएगा, फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी हो गया। ऑप्शन कौन होगा, ये सी होगा, हाँ या ना। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। हाँ ये ना कॉपर CuSO4 जब मैग्नीशियम के साथ MgSO4 प्लस कॉपर करेगा, हाँ या ना, और FeSO4 जब Pb के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि Fe जो है मोर रिएक्टिव है और ये Pb जो है लेस रिएक्टिव है, इसलिए इसका रिएक्शन होगा ही नहीं। कैल्शियम जो डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा इसका, हाँ या ना, एल्युमिनियम को, क्योंकि कैल्शियम ऑलरेडी जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ये रिएक्टिविटी सीरीज के अंतर्गत था इसमें, और बहुत इजी क्वेश्चंस थे। चलिए देखिए, अब कह रहा है व्हिच ऑफ द गिवन ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के फैमिली से कौन बिलोंग कर रहा है, बताइए जल्दी से, इसका आंसर दीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। NaCl हो आएगा, Na2SO4 CaSO4, K2SO4 Na2SO4 CaSO4, या NaNO3 CaCO3 Na2CO3, या MgSO4 CuSO4 या MgCl2। कौन आएगा ऑप्शन, जल्दी जल्दी बोलिए। ये ना हमारा सॉल्ट फैमिली से जो बिलोंग कर रहा है K2SO4 Na2 यानी NaCl, Na2SO4 CaSO4, यानी ये हमारा कॉपर सल्फेट, यानी ये हमारा CaSO4, ये सेम जो है सल्फेट, यानी क्या रहा है फैमिली ऑफ सॉल्ट। हमने ये बी ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये बी ऑप्शन होगा। क्योंकि अब देखिए तो सॉल्ट्स जो होता है उसमें हमें क्या करते हैं, इसका सॉल्ट्स जो होंगे वो हमें सॉल्ट्स हैविंग the same पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स are said to यानी ये हमारा ना सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल से बिलोंग करता है, इसी को क्या कहा जाता है, सेड टू बी बिलोंग टू फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। इसी को क्या कहते हैं, सेड टू बिलोंग टू फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, हाँ या ना। ये हमारा क्या कहलाएगा, सेड फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, यदि डैट मीन्स ये हमारा किससे सेम रेडिकल से, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, और सेम हमारा क्या हो पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स हो, ये बिलोंग करेंगे कौन, K2SO4 Na2SO4 और CaSO4। क्लियर, यही हमारा क्या होगा, जो सॉल्ट्स, ऐसा सॉल्ट्स जिसमें क्या हो सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स हो। देखिए इसमें है या नहीं है सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स, और ये हमें क्या करेगा, बिलोंग करेगा फैमिली से, यानी डैट में सॉल्ट के फैमिली से सेम से बिलोंग करेगा, हाँ। और ये सेम फैमिली कहने का मतलब ये रहा, ये सारे ना हमारा क्या है सल्फेट फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। SO4 देखिए ना, ये हमें देखिए क्लोरीन है,
अगर हम यहाँ से करेंगे Cl SO4 ये हमारा Na2SO4 CaSO4 ये तो सल्फेट से बिलोंग कर रहा है। K2SO4 Na2SO4 CaSO4 ये भी हमें बिलोंग कर रहे हैं, तो ये होगा। लेकिन ये NaCl ये हमारा ऑप्शन नहीं आएगा, हाँ या ना। ये NaNO3 CaCO3 और Na2CO3 ये तो है, लेकिन NO3 है यहाँ पे, CO3 है, ये सेम बिलोंग से नहीं कर रहा है, सेम फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहा है, जिसमें चाहे वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो सेम रेडिकल्स होना चाहिए। यानी अब देखिए SO4 Cl2 अगर यहाँ पे SO4 MgSO4 अगर होता तो ये ऑप्शन हो जाता, लेकिन ये हमारा क्या है Cl2 है, इसलिए हमारा क्या हो, तो इसमें सब में ये सेम, यानी कहने का मतलब ये सब जो बिलोंग कर रहा है ना, बिलोंग टू सल्फेट फैमिली, बिलोंग टू सल्फेट फैमिली, सल्फेट फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स हो गया, सेम फैमिली, यानी दैट मींस SO4 ये हमें क्या होंगे, ऑप्शन हमारा क्या आएगा, बी आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये कह रहा है हमें क्या, जो मैचिंग करना है इसमें देखिए, और ऑप्शंस देख के हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। ये सारे क्वेश्चन हमें क्या है, सीवी जो पूछ रखे हैं प्रीवियस ईयर में उसी का क्वेश्चन है, और ये हमारे इंपॉर्टेंट CBSE 2025 पेपर जो हुए थे हमारे पिछले साल, उसी का ये क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर जल्दी। साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विथ द स्पर्म, साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, साइट ऑफ द entry of the sperm into the female reproductive tracts, site through the which the waste materials generated by the developing embryo are the removed, यानी that means how do organism वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है, और हमें क्या करना है, मैचिंग करना है। क्या है इसका बताइए जल्दी से ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, क्या आएगा जल्दी। जल्दी ऑप्शन दीजिए। देखिए हमारा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विथ द स्पर्म, ये जो हमारा होगा ये हमारा क्या, ओविडक्ट, कहां से, ओविडक्ट, हाँ या ना। क्लियर। और साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो ये हमारा हो जाएगा ये क्या, यूटेरस, क्या होगा ये, यूटेरस, हाँ या ना। साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ये हमारा जो हो जाएगा ये कहाँ पे, वेजाइना। स्पर्म जो है कहाँ से, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स कहाँ से होता है, शुरू होता है, दैट मींस ये हमारा वेजाइनस में जाता है, वेजाइनस से होते हुए जाता है, या ना। साइट थ्रू द व्हिच द वेस्ट डेवलप एम्ब्रियो आर रिमूव्ड, कहाँ पे, ये हमें क्या होता है, प्लेसेंटा। अब देखिए यहाँ से हमें क्या कर रहा है, ये हमें 4 दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे ना बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए हमें 5 ऑप्शन दे रखे। अब बच्चे अब क्या करेंगे, कंफ्यूजन के चक्कर में यहाँ से क्या देंगे, कभी जो है सर्विक्स में मार देंगे, या इसलिए कंफ्यूज करने के, लेकिन है क्वेश्चन आसान, यानी डेट में जिस ये जो हमें चैप्टर जिसके क्लियर होंगे ये अच्छे से थ्योरी वाले पोर्शंस, वो तुरंत ही इसमें क्या कर देंगे, ऑप्शन टिक करके निकल जाएंगे। तो यानी दैट मींस ये हमारा जो ऑप्शन आएगा इसका जो कौन सा आएगा बताइए इसका, अब देख लीजिए, मैच कर लीजिए इसका जो ये जो हमारा होगा, देखिए यानी साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विथ द स्पर्म, क्या ए का सेकेंड, यानी दैट मींस ये हमारा ए का थर्ड्स, देखिए ए थर्ड्स ये है, और बी का क्या हो जाएगा हमारा, यूटेरस, बी का फर्स्ट बता रहा है, नहीं बी का नहीं आएगा, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब यहाँ से हम जाएंगे तो ये हमारा सी फोर्थ, ए का फर्स्ट, यानी साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन एग्स विद द स्पर्म, ये कह रहा है क्या क्या प्लेसेंटा में होता है, नहीं ये तो होता ही नहीं है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स विद द स्पर्म। अब ये हमारा क्या होगा, यानी ए जो कह रहा है साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन एग विद द स्पर्म, ये हमारा ओविडक्ट्स, यानी दैट मींस ओविडक्ट, ये हमारा कौन होगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है या नहीं है।
क्लियर है? तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट्स कुछ नोट कर लेते हैं और देखते हैं इसका क्या है। देखिए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एक्स विद द स्पर्म यानी डेट मीन्स ओविडक्ट। तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या, जो अगर हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स इसमें है जो उसको हम नोट कर लेंगे। देखिए फर्टिलाइजेशन ऑफ साइट्स, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स कहाँ होगा, ओविडक्ट में होगा, हाँ या ना। यानी कहेगा फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स किसको कहते हैं, ओविडक्ट्स को। फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म्स ओविडक्ट, हाँ या ना। ये हमारा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स और फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स ऑफ एंड स्पर्म अकर्स इन द ओविडक्ट्स। एम्ब्रियो जो होगा ये हमारा क्या करेगा, ये एम्ब्रियो ये हमारा आ गया। फिर हम ये करेंगे एम्ब्रियो इम्प्लांट्स, एम्ब्रियो इम्प्लांट्स sperm enters through vagina, sperm enters through a vagina and the placenta यानी ये कह रहा है क्या है, जो एम्ब्रियो एम्ब्रियो इम्प्लांट्स जो होता है वो कहाँ पे होता है, इन यूटेरस। ठीक है, स्पर्म इंटर्स थ्रू, किसके द्वारा, स्पर्म जो इंटर करता है वो स्पर्म इंटर्स थ्रू द वेजाइना एंड द प्लेसेंटा रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द डेवलपिंग एम्ब्रियोज। अब क्या करेंगे, डेवलपिंग एम्ब्रियो को वो क्या करता है, ब्लड ब्लड से निकलता है
इंश्योरिंग बहुत अच्छे है। ये हमारा क्या है, फैक्ट्स है जो देखिए, और इसमें क्वेश्चन पूछता ही है इससे लगभग। ये ना पेपर में जो है, जो हमारे आने वाले पेपर में 2026 वाले में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस रहेंगे ही, क्योंकि ये अच्छा चैप्टर्स है। हाउ डू ऑर्गेनाइज वाले चैप्टर में हमें क्या करता है, अच्छा खासा क्वेश्चंस पूछता है इससे, है ना। तो यही कह रहा है फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग्स एंड द स्पर्म्स कहाँ होता है, ओविडक्ट में होता है। क्लियर है या नहीं? कहाँ पे होंगे, ओविडक्ट में होता है। और एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन यूटेरस, स्पर्म 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 इंटर्स थ्रू द वेजाइना एंड द प्लेसेंटा रिमूव्स। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो जब क्या करता है, ब्लड में जब वो डेवलप होता है ना, उसमें से जो वेस्ट जो सब्सटेंस जो होती है, यानी इंश्योरिंग प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एंड द वेस्ट एक्सचेंजेज। अब क्या करेंगे, एम्ब्रियो को वो उसको क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स जो भी उसको जरूरत होती है उसके हमें क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, और वेस्ट को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसका। अगला क्वेश्चन है क्या, द पार्ट ऑफ द हिंज ब्रेन कंट्रोलिंग इनवॉलंटरी सच एज सैलिवेशंस एंड द वोमिटिंग इन ह्यूमंस इज। अब बताइए कौन सा काम करता है, सेरेबेलम काम करता है, या सेरेब्रम का काम होता है, पॉन्स का होता है, या मेडुला का होता है, आया ना। इनवॉलंटरी एक्शंस में, इनवॉलंटरी एक्शंस कौन काम करता है, बताइए जल्दी। तो ये ना ऑप्शन हमारा जो आया जाएगा, ये मेडुला का काम होता है। क्या होता है ये, मेडुला। कौन करता है, द यानी हिंज ब्रेन का कौन कंट्रोल करने, इनवॉलंटरी एक्शंस जिसमें हमें वोमिटिंग होती है और सालिवेशंस होता है, जिसमें हमारा मेडुला काम करता है, हाँ या ना। देखिए इसमें लिख लीजिए इसके पॉइंट्स कुछ। द मेडुला हिंड ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस। रेगुलेटिंग बॉडी फंक्शंस। क्लियर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, मेडुला जो होता है ना, वो हिंज ब्रेन का ये कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शंस होता है, जो हमें जैसे कि सालिवेशंस हो गया, वोमिटिंग हो गया, ये रेगुलेटिंग करता है। इसेंशियल रिफ्लेक्स एक्शन यानी डेड बॉडी फंक्शन में जो हमारे जो वोमिटिंग का काम का होता है और सालिवेशंस का काम होता है, ये हमारा कौन करता है, मेडुला का काम होता है। किसका काम होता है, ये मेडुला का वर्क करता है,
हाँ या ना, तो ये लिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन ये दे रखा है हमें, जो कह रहा है सेलेक्ट अ पेयर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या करना है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी पपाया एंड मस्टर्ड, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, या हिबिस्कस एंड द पपाया, या हिबिस्कस एंड द वाटरमेलन। अब बताइए इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन है, कौन सा ऑप्शन होगा ये हमारा, जल्दी से इसको बताइए। फर्स्ट ऑप्शन होगा, या हमारा क्या होगा, सेकंड होगा, या थर्ड होगा, या हमारा क्या होगा, फोर्थ होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए ये हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहने का मतलब ये रहा जिसमें हमारा क्या होता है, जो दोनों होगा, यानी स्टेमेंस होंगे और ये हमारा क्या होगा, कार्पेल्स, यानी स्टेमेंस और कार्पेल्स दोनों होंगे, वही ना हमारा क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होगा। तो बाइसेक्सुअल यानी पपाया और मस्टर्ड तो होगा नहीं, हिबिस्कस और मस्टर्ड होंगे, यानी डेट में सी हो गया। हाँ या ना, कौन होगा हमारा ये, तो ये हमारा होगा हिबिस्कस एंड मस्टर्ड होंगे। हाँ या ना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो बाइसेक्सुअल के फ्लावर्स के बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं, होता क्या है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी उस किसको कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, देखिए तो यानी हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, मस्टर्ड, इस दोनों में हमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है हिबिस्कस में और मस्टर्ड में जो स्टेमेंस स्टेमेंस, यानी दैट मीन्स एंड कार्पेल्स, फीमेल ऑर्गन जो होता है फीमेल में, स्टेमेंस किस में होगा, मेल में होता है, और कार्पेल्स किस में होता है, फीमेल में होता है। हाँ या ना, स्टेमेंस मेल में, मेल फ्लावर्स में होंगे, और कार्पेल्स जो होता है फीमेल में होता है। ये हिबिस्कस और मस्टर्ड में दोनों स्टेमेंस और कार्पेल्स दोनों होता है। और ये दोनों चीज जब जिसमें एक ही फ्लावर्स में अगर हमारा क्या होता है, अगर क्या हो स्टेमेंस भी हो और कार्पेल्स भी हो, तो क्या होता है उसमें सेल्फ पोलिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा, तो इट इनेबलिंग्स सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन का प्रोसेस होगा। क्लियर है, इसी वजह से ये हमारा क्या होगा, हिबिस्कस और मस्टर्ड जो होंगे वो हमारा क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहे हैं क्या, द प्लांट हार्मोन्स प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशंस। अब हम क्या आएंगे, प्लांट हार्मोन्स के बारे में हम देखते हैं। प्लांट हार्मोन्स, हाँ या ना, तो प्लांट हार्मोन्स कह रहा है, प्लांट हार्मोन्स प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशंस इन द
एरियाज ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स इज ऑक्जीन्स, साइटोकाइनिन्स, जिबरेलिन्स, ऑक्जीन्स, साइटोकाइनिन्स, जिबरेलिन्स, एब्सिसिक एसिड। क्या होगा बताइए जल्दी से इसका। जल्दी बोलिए ऑप्शन, जिसमें हमारा क्या हो, यानी प्लांट हार्मोन्स जो है ग्रेटर कंसंट्रेशन में, जो बहुत जल्दी से यानी डिवाइडिंग होता है सेल्स, सबसे ज्यादा सेल्स डिवाइडिंग होता है किस में, कौन से प्लांट्स में, मतलब किस हार्मोन्स में, और हाई कंसंट्रेशन किस में होता है, तो हमारे साइटोकाइनिन्स में होता है, साइटोकिनिन्स। तो देखते हैं हम इसमें क्या कर रहा है ये, ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर। चलिए इसके बारे में, साइटोकिनिन्स के बारे में हम क्या लेते हैं, लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। साइटोकिनिन्स हार्मोन्स promote cell division, rapidly। क्लियर। सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन प्रोमोट करता है, सेल डिवीजन को रैपिडली, और इसमें हाई कंसंट्रेशन होती है, विद हाई कंसंट्रेशन, विथ हाई कंसंट्रेशन। ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, जब हाई कंसंट्रेशन होगा तो ये क्या होता है, ग्रोथ भी बहुत जल्दी करता है, यानी डेट मीन्स जिसकी वजह से फ्रूट्स जो होता है, प्लांट्स में जो फ्रूट्स होते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा रैपिडली क्या होती है, उसमें डेवलपमेंट होता है, हाँ है ना। तो साइटोकाइनिन्स कहेगा फूड को डेवलप में करने में जो हमारा कौन सा काम करता है, साइटोकाइनिन्स, साइटोकिनिन्स काम करता है। क्लियर। इट ग्रोज फ्रूट्स फ्रूट्स और सीड्स दोनों ग्रो करने में ये साइटोकाइनिन्स हार्मोन्स जो होते हैं ये क्या होता है, हेल्प करता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर रहा है टेम्पररी finger like extensions on the cell surface to taken in the food is formed in पैरामीशियम। किसमें होता है, पैरामीशियम में होता है, या अमीबा में होता है, या हमारा लेशमेनिया में होता है, या राइजोपस में होता है। किसमें होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, हाँ या ना, किसमें होंगे बताइए जल्दी इसका, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ना हमारा क्या होगा ये, अमीबा किसमें होता है, अमीबा में होता है। किसमें होंगे ये, अमीबा में, जिसमें फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं, और फिंगर लाइक एक्सटेंशन साथ में हमारा क्या होता है इसमें, ये फूड यानी इसका जो भोजन जो होता है अमीबा में, सूडोपोडिया
सूडोपोडिया के थ्रू जो ये क्या करता है, भोजन करता है। हाँ या ना, इसका प्रोसेस तो ये हमें यहाँ से लिख लेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स देखिए। सूडोपोडिया याद रखिएगा, इसी के थ्रू जो है टेम्परेरी वे में टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस। क्लियर? इसमें क्या होते हैं, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होता है, और यानी अमीबा फॉर्म सूडोपोडिया और टेम्पररी फिंगर्स लाइक एक्सटेंशंस, और ये अपना भोजन इसी के थ्रू टू इनगल्फ फूड थ्रू देखिए, इसका हमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने का मकसद ये था, जो अगर इस लेवल का अगर हमारे जो भी अगर एमसीक्यूज में ये पूछ रखा है, अगर एमसीक्यूज के अलावा अगर हमें क्या है शॉर्ट क्वेश्चन में भी अगर हमें पूछे तो इससे कहेगा हाउ डू इनटेक फूड अमीबा, तो ये सारे पॉइंट्स अगर हम नोट कर देंगे तो हमें क्या होगा, मार्क्स मिल जाएगा। समझ गए? इसलिए एमसीक्यूज में हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो भी पॉइंट्स है उसका हम बताते जा रहे हैं। यानी अमीबा जो भोजन करता है वह किसके थ्रू करता है, कैसे करता है, उसके बारे में यहाँ पे हमने लिखे हैं। देखिए, अमीबा फॉर्म सूडोपोडिया या टेम्पररी फिंगर्स लाइक एक्सटेंशंस होता है इसमें, हाँ या ना, और टू इनगल्फ फूड थ्रू फैगोसाइटोसिस, इसको क्या कहा जाता है, फैगोसाइटोसिस। क्लियर है? ये जो हमारा होता है फैगोसाइटोसिस, एडिंग मूवमेंट्स एंड द न्यूट्रिशंस इनटेक, इसी के द्वारा इसके क्या करते हैं, मूवमेंट्स होता है उसमें, और फिर ये भोजन न्यूट्रिशन है, अपना भोजन ये पोषण करता है, इनटेक करता है भोजन अपना। क्लियर है? यानी फैगोसिटोसिस बोला जाता है उसको, क्या कहा जाता है इसको, फैगोसिटोसिस, फैगोसिटोसिस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए वायर ऑफ लेंथ एल इन द ग्रेजुअली, वायर ऑफ लेंथ, एक वायर है जिसकी लेंथ क्या दे रखे है हमें, एल गिवन है, हाँ या ना, इन द ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेज टू 3L, पहले L था और इसको स्ट्रेच्ड जब हम करें ना, जैसे ये वायर था
हाँ या ना। अब इसको स्ट्रेच करे दिए तो अब इसकी जो लेंथ हो गया, ये हमारा पहले स्टार्टिंग में L था, अब ये क्या हो गया 3L हो गया। हाँ या ना, इंक्रीज टू 3L। इफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज R, ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या है R है, देन इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा इसका बताइए जल्दी से, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा जल्दी बताइए इसका। तो देखिए हम यहाँ से इसको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस है, इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या, कोई रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस R है ऑफ अ वायर गिवन बाय R इक्वल क्या होता है, R इक्वल रो L अपॉन का A। ये रो जो होता है ये हमारा रेसिस्टिविटी होता है, क्या होता है रो जो होता है ये हमारा क्या कहा जाता है, इसको रो को रेसिस्टिविटी। ये हमारा रो जो होता है वो हमारा क्या होता है रेसिस्टिविटी होता है। हाँ या ना, क्लियर है। तो R इक्वल रो L बाई ए होता है। तो हम यहां से देखेंगे क्या, जब वायर का कार्य क्या, जो पहले लेंथ क्या था ये बताइए, इनिशियल में इसका लेंथ क्या था वायर का, इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ वायर इक्वल L, हाँ है ना। और फिर जो है ये हो गया कितना 3L हो गया, यानी L से क्या हो गया 3L हो गया। तो हम यहां से कह सकते हैं क्या, जो अगर हमारा स्टार्टिंग का जो है ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज R, देन इट्स न्यू रेजिस्टेंस थी, यानी कहने का मतलब ये रहा, जो लेंथ जब हम करेंगे तो इसका लेंथ L था, अब ये हो गया फाइनल जो हो गया, ये हमारा कह सकते हैं फाइनल लेंथ जो हो गया ये हमारा क्या L जो हो गया 3L हो गया। हाँ या ना, L से 3L हो गया। तो एक पॉइंट यहाँ पे है क्या, जो अगर किसी भी चीज का अगर लेंथ अगर हम उसको हम क्या कर रहे हैं, अगर इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके, अगर हम लेंथ अगर हम क्या करें इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका ओरिजिनल लेंथ भी यानी डेट मीन्स वो अगर L है तो वो उसकी क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, अगर इंक्रीज कर रहे हैं स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो क्या होगा लेंथ उसकी क्या हो जाएगा 3L हो जाएगा। हाँ या ना, तो L था तो अब क्या हो गया ये 3L हो गया, तो यही कह रहा है। तो हम यहां से निकालेंगे क्या, तो वॉल्यूम तो क्या होगा इसका दोनों का कांस्टेंट रहेगा, लेंथ हमें क्या था L से क्या हो गया 3L हो गया, लेकिन वॉल्यूम इसमें और इसमें क्या हो गया, वॉल्यूम दोनों में तो क्या होगा सेम रहेगा, वॉल्यूम्स रिमेन सेम, यानी क्या होते हैं वॉल्यूम जो होता है ये हमारा क्या होगा रिमेन सेम रहेगा। इस दोनों की वायर की जो होगी क्या होगा, तो इनिशियल और फाइनल इसके वॉल्यूम क्या होगा, यानी इनिशियल यानी वॉल्यूम विल बी सेम, वॉल्यूम विल हाँ है ना, वायर की जो होगा वॉल्यूम विल बी सेम, वायर का वॉल्यूम ऑफ वायर मैं लिख सकता हूं वायर विल बी सेम। हाँ या ना, तो यानी डेट इज पहले क्या था L था, L इंटू वी, अब क्या हो गया दोनों सेम हो जाएंगे ना, तो 3L इंटू का क्या आ जाएगा, यानी V। तो अब V के जगह पे हम क्या कर लेते हैं इसका बताइए, तो वॉल्यूम यानी डेट इज वॉल्यूम अगर हम निकालना चाह रहे हैं, अगर वॉल्यूम यहाँ पे हमने ये देखिए V हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमने एरिया, अगर मान के चलिए वॉल्यूम अगर मुझे निकालना होता तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता,
यही ना होता है वॉल्यूम किसी भी चीज का, अगर हम निकालेंगे तो लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। हाँ या ना। तो अब बताइए यहाँ पे लेंथ हमें दे रखा था एल था, और ये हमें एरिया, अगर हम क्या कर सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ को हम एरिया रख सकते हैं। हाँ या ना। और ये हाइट हो गया, यानी डेट मीन्स वॉल्यूम जो हमें यहाँ से लिखना चाह रहे हैं हमें क्या, वॉल्यूम तो सेम होगा, यानी डेट मीन्स एल इंटू ए इक्वल क्या हो गया एरिया, लेंथ हो जाएगा और एरिया, और ये हमें क्या हो गया, फिर इसके क्या हो जाएंगे एल 3L इंटू का एरिया, क्या हो जाएंगे ए डैश। अब एरिया तो नया आ जाएगा ना ए डैश, क्योंकि इसमें तो नया आ जाएंगे, तो ये हमारा ए डैश। अब ए डैश की वैल्यू अगर हम एल से एल निकालना चाह रहे हैं तो एल एल क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये ए डैश जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये ए अपॉन का क्या आएगा 3 आ जाएगा। हाँ या ना। अब हमें क्या करना है ये बताइए, अगर हम यहां से निकालेंगे इसका, यानी ए डैश इक्वल क्या होगा ए अपॉन का 3 आ जाएगा, तो द न्यू रेजिस्टेंस यानी दिस इंप्लाइज द न्यू रेजिस्टेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही। तो न्यू रेजिस्टेंस डेट मीन्स हम मान लिए आर, मान लिए आर डैश, मान लिए आर नहीं, आर तो पहले हम मान रखे थे, आर डैश मान लेते हैं, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आर डैश अगर इक्वल क्या होता है रो एल अपॉन का ए, तो एल तो अब हो गया क्या हो गया हमारा 3L ना, पहले तो एल अपॉन का ए था एल था, लेकिन अब जो हमारा क्या स्ट्रेच्ड करने के बाद 3L हो गया, है ना 3L हो गया ना, तो अब हमारा आर डैश इज इक्वल टू रो 3L अपॉन का क्या आ जाएगा ए डैश, यानी एरिया डैश जो हमने यहां से, अब एरिया डैश की वैल्यू ए अपॉन का 3 हमने निकाले थे, अब इसकी वैल्यू को हम रख देते हैं यहाँ पे, यानी डेट मीन्स आर डैश इक्वल 3L अपॉन का रो 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 3L अपॉन का ए अपॉन का 3, क्योंकि ए डैश यहां से हम लिख लेते हैं क्या, जो ए डैश इज इक्वल टू ए अपॉन का 3। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। हाँ या ना। तो अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, इसको अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो आर डैश अगर हम रखेंगे तो आर डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी आर डैश अभी हमारा क्या था, आर डैश इज इक्वल टू अभी हमने निकाले थे यहाँ पे, देखिए ये रो 3L अपॉन का आर डैश इज इक्वल टू रो 3L अपॉन का ए अपॉन का ए, सॉरी ए अपॉन का 3, ए अपॉन का 3, क्योंकि ए डैश की वैल्यू हमने रखे हैं ना, अपॉन का 3 यहां से निकालिए, तो रो इक्वल 3L अपॉन का ए इंटू का 3। क्लियर। तो रो इक्वल ए, देखिए यहां से अब क्या हो गया 3 3 जा 9L अपॉन का ए, यानी डेट मीन्स मैं ये लिखना चाह रहा हूं रो, यानी रो नहीं, अब हम यहां लिखेंगे 9 रो L अपॉन का ए, यानी आर डैश, यानी आर डैश जो हमारा आ गया क्या होगा 9 इंटू रो एल अपॉन का ए आ गया। हाँ या ना बोलिए, ये आ गया ना। अब ये 9 इंटू आर डैश, अब ये 9 इंटू रो एल अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं, यानी आर डैश जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो गया 9R हो गया। क्लियर है, यही हमारा आंसर आ गया फाइनली। समझ में आ गया आई थिंक, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो हमारा ऑप्शन कौन आ जाएगा इसमें, देखिए 9R, यानी डेट मीन सी ऑप्शन हो गया, कौन हो जाएंगे सी हो जाएंगे। क्लियर। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए इसको याद रखिएगा, जब भी बोले ऐसा ना हो जो ट्रू वाले पे मतलब नॉट खत्म कर दीजिएगा और सीधा ऑप्शन मार के सही जो होगा उसको आ जाइएगा। हमेशा जब भी इनकरेक्ट और दे या नॉट दे
तो उस पे हमें क्या करना है, इसको ध्यान रख के हमें आंसर टिक करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, सही है नहीं, बार मैग्नेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है ये नहीं पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, नहीं है ये पूछ रहा है। तो it sets itself in the north south direction when suspended freely, और क्या कर रहा है, क्या यह अपने आप itself नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, जब इसको सीधा लटका देते तो क्या यह सीधा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करता है। इट हैज अट्रैक्टिव पावर फॉर द आयरन फिलिंग्स, इसके पास जो है आयरन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होता है, इसके पास आयरन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होता है या नहीं होता है। इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड्स, क्या यह मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करता है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट इज फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल टू इट्स साउथ पोल, क्या मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो इसके अंदर जो होती है, बार मैग्नेट के अंदर होता है, यानी द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट्स इज फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट्स के अंदर का जो डायरेक्शन होता है, बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन किधर होता है, यानी नॉर्थ पोल से क्या होता है, साउथ पोल की ओर होता है। बताइए ऑप्शन जल्दी से कौन सा आएगा। तो ना हमारा क्या हो, नॉट करेक्ट, यानी डेट मीन्स यही हमारा होता है। ये क्यों हो गया डायरेक्शन, यानी डेट मीन्स नॉर्थ पोल टू इट साउथ पोल नहीं, यहाँ पे इसका जो मैग्नेट का ये सारे ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। क्या है ये, हमें ये भी सही है ऑप्शन, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी है, ये भी सही है, और ये हमारा क्या, ये भी सही है। लेकिन ये जो है हमारा क्या है, ये गलत है। क्यों, तो इसलिए क्योंकि हमें गलत पूछ रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा ये कौन होगा, तो ऑप्शन हमारा जो आ जाएगा ये हमारा डी होगा। क्यों होगा डी, क्योंकि इसके यानी बार मैग्नेट के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल नहीं होता है, साउथ पोल साउथ टू नॉर्थ होता है, समझे। और आउटसाइड जो होता है ये हमारा, ये हमें क्या है, इनसाइड कह रहा है ना, तो इनसाइड, तो इनसाइड जो होगा वो हमारा साउथ टू नॉर्थ होता है, और आउटसाइड ये हमारा जो होता है किधर, नॉर्थ टू साउथ होता है। क्लियर है या नहीं है, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, और अच्छा क्वेश्चन था और समझ में भी आ गए होंगे, हाँ या ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है हमारा इसका। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास। अब बताइए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर और ग्लास का दे रखा है 4/3 एंड 3/2 दे रखा है, ठीक है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3 और ग्लास का दे रखा है 3/2। क्या दे रखा है ये हमारा, 3/2 दे रखा है। क्लियर है या नहीं। और कह रहा है हमें क्या, जो रिस्पेक्टिवली इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास, यानी स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में जो है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब इसका पूछ रहा है हमें क्या फाइंड निकालना है, क्या है स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कितना होगा, ग्लास में दे रखा है हमें स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना आएगा ये हमें फाइंड करना है। और ये सारे ना हमारा प्रीवियस ईयर में अभी जो है ये हमारा 2025 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीबीएसई 2025, यानी डेट मीन्स जो बोर्ड के पेपर हुए थे उसमें हमारा प्रीवियस ईयर पेपर का ये ओरिजिनल क्वेश्चंस है, जाके आप लोग देख लीजिएगा, ओरिजिनल क्वेश्चंस है, इसको अच्छे से आप देखिए और समझिए। और इसी लेवल का क्वेश्चन अगर आएगा, सेम क्वेश्चन अगर आ गया
तो बना के ही आना है। जितने भी क्वेश्चन आज के सेशन में हो रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? यानी डैट मीन्स अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा आएगा एन इजकल टू, आप लोग पढ़े हुए हैं, एन इजकल टू सी अपॉन का वी होता है। मालूम है या नहीं? बताइए, मालूम है ना? एन इक्वल सी अपॉन का वी होता है। एन इक्वल सी अपॉन का वी। चलिए देखिए, अब हमें यानी कहने का मतलब ये रहा, जो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में द एब्सोल्यूट refractive index of a medium is n equal c अपॉन का v। हाँ या ना? n इक्वल c अपॉन का v। क्लियर है? ये इससे हमें क्या करेंगे, जब भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो n इक्वल क्या करेंगे, c अपॉन का v निकाल के रख देंगे। n इक्वल c अपॉन का v लिख देंगे। हाँ या ना? चलिए देखिए अब आगे क्या कर रहा है। 4 गिलास के लिए हम निकालते हैं। 4 गिलास, 4 गिलास यानी डैट मीन्स जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके अकॉर्डिंग कहेगा 4, यानी डैट मीन्स हमें गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है। यानी गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या है, अगर हम निकालेंगे तो एन जी इजकल टू क्या होगा, सी अपॉन का क्या आएगा, वी जी आएगा। हाँ या ना? यानी अगर हम यहां से निकालेंगे एन इक्वल क्या होगा, जो ये हमें गिलास सी अपॉन का वी जी, यानी ये हमें स्पीड जो दे रखे हैं ये किसका, गिलास का, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास। तो हम ना यहां से करेंगे क्या, इसकी वैल्यू रख देते हैं। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें गिलास का दे रखा है वो हमारा कितना है, 3 अपॉन का 2 है। हाँ या ना? तो 3 अपॉन 2 इक्वल सी अपॉन का, यानी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास क्या है, 2 इंटू 10⁸। क्लियर है या नहीं है ये बताइए? इतना चीज क्लियर है? इसकी वैल्यू हमने रख दिए एन जी, यानी डैट मीन्स ये जो हमें गिवन है ये हमें क्या दे रखा है, ये 3/2 हमें वाटर यानी गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 ये हमें गिवन था। क्लियर है या नहीं है? इतना क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू यहां से निकालते हैं। तो सी की वैल्यू अगर हम करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी इक्वल क्या होगा, 2c ट्वाइस ऑफ c, दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ c इक्वल क्या होंगे, 3 इंटू 2 मल्टीपल का 10⁸। 3 इंटू 10⁸ आएगा। और c की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो c इक्वल क्या आ जाएगा, c निकालेंगे तो 3 अपॉन ये 2 आके यहाँ पे डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10⁸। 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हमें कितना बच गया, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? कितना आ गए, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हमें सी आ गए। हाँ या ना? चलिए अब हम यहां से क्या करते हैं, जो किसका हम निकालेंगे, तो हमें क्या कह रहा है, जो वाटर के लिए अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो वाटर के लिए हमें अगर निकालना चाह रहे हैं तो फॉर वाटर अब यही हमें करेंगे क्या, NW। हाँ या ना? तो
सी अपॉन का वी डब्ल्यू, तो ये हमें गिवन है। एन डब्ल्यू हमें दे रखा था, कितना गिवन था ये बताइए, 4/3 है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ या ना। तो ये जो अगर हम निकालेंगे, ये हमें क्या दे रखे हैं, 4/3 था ना, 4/3 था, हाँ। तो 4/3 इक्वल सी अपॉन का वी डब्ल्यू। अब यानी सी तो हमने निकाल लिया है ना यहाँ से, देखिए इसकी सी की वैल्यू हमने 3 इंटू 10⁸ रख लेते हैं, 3 इंटू सॉरी यहाँ पे सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ अपॉन का स्पीड ऑफ वाटर, निकालिए इसकी वैल्यू क्या आएगा क्रॉस, तो ये 4 इंटू वी डब्ल्यू इक्वल 3 इंटू 10⁸, हाँ या ना। वी डब्ल्यू अगर निकालेंगे तो ये 3 जा 9, हाँ या ना, 3 जा 9 अपॉन का क्या आएगा 4 इंटू 10⁸। अब देखिए हमारा स्पीड जो यही हमें क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन होगा, ये हमारा कितना आया था 9/4 इंटू 10⁸ है, ये 9/4 9/4 तो यही रहा ना हमारा, इंटू 10⁸ तो सब रहेंगे ही, ये मीटर पर सेकेंड में ही हमारा क्लियर है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब कह रहा है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रीजन ऑफ बीम ऑफ लाइट, यानी बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रीजन ऑफ very fine dust particle, the color of light that scatters most in the region is red, orange, blue, yellow। सारे हमारे सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2025 का। क्लियर, बताइए इसका ऑप्शन कौन आएगा। डस्ट पार्टिकल जो है किस कलर को दिखाता है, लाइट स्कैटर्ड करता है मोस्ट इन दैट रीजन्स, सबसे ज्यादा 14, बताइए जल्दी, यानी कौन होगा सी, एस ऑप्शन क्या होगा, सी होगा ब्लू। क्यों होगा ऑप्शन सी, तो इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए कुछ। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट passes through a fine dust particles, the color of the scattered color of light scatters color of light scatters most is blue। कौन सा कलर का, ब्लू कलर का। क्लियर है। अब ये फेनन क्या, ये मतलब ये घटना क्या कहलाता है, दिस फेनोमेनन this phenomenon is called
रेहली स्कैटरिंग क्या कहलाता है? ये फेनोमेनन रेहली स्कैटरिंग कहलाता है। क्लियर है? क्या कहलाएगा ये फेनोमेनन? रेहली स्कैटरिंग कहलाएगा। क्लियर? इसमें कह रहा है क्या क्या होता है? जो शॉर्टर वेवलेंथ जिसका होता है, शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट, scattered more readily and blue light has the shortest wavelength. Shortest wavelength in the visible spectrum. क्लियर है? समझ में आ गया होगा? हाँ या ना? समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? इसी वजह से होता है जो कह रहा है क्या है किसकी फाइन डस्ट पार्टिकल जो कलर होता है वो लाइट स्कैटरिंग ऑफ द मोस्ट इज ब्लू। ये फेनोमेनन क्या कहलाता है? रेहली स्कैटरिंग कहलाता है। इसमें शॉर्टर वेवलेंथ जो होता है लाइट का स्कैटर्ड ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? रेडली स्कैटर्ड हो जाता है, जिसकी वेवलेंथ क्या हो? स्मॉल हो। जिस शॉर्टर वेवलेंथ जिस लाइट यानी जिस कलर का होगा उसका जो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है। और जैसे ब्लू हो गया, ब्लू लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ द विजिबल स्पेक्ट्रम। इसलिए क्या होता है? कैसा दिखाई देता है? विजिबल दिखाई देता, यानी डैट मीन्स ब्लू कलर दिखाई देता। हाँ या ना? चलिए अब देखते हैं हम क्या, जो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, जो the strength of the magnetic field produced inside a current carrying long straight solenoid does not depend upon, किस पे डिपेंड नहीं करता है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब ऑफ द सोलेनोइड, क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब ऑफ द सोलेनोइड, नंबर ऑफ द टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सोलेनोइड, या डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ऑफ द सोलेनोइड, या मटेरियल ऑफ द कोर ऑफ द सोलेनोइड। कौन सा आएगा बताइए जल्दी, इसका कौन सा ऑप्शन होगा? कह रहा है जो स्टेट सोलेनोइड डज नॉट डिपेंड। अब यहाँ पे देखिए, अभी जस्ट हमने बोले थे किस पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करना करता है वो नहीं टिक करना है हमें, डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड, यानी डज नॉट डिपेंड जो है उस पे हमें क्या करना है? टिक करना है, जो किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब ऑफ द सोलेनोइड इस पे करता है।
हाँ या ना, नंबर ऑफ द टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सोलेनोइड, इस पे भी करता है। हाँ या ना, डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ऑफ द सोलेनोइड, या मटेरियल ऑफ द कोर ऑफ द सोलेनोइड, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा ये हमारा क्या होगा, सी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, इस पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ या ना, यानी डज नॉट डिपेंड। तो अब हमारा क्या करना है, लिख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन आ गया, हमारा सी हो गया। तो चलिए देखिए इसमें कह रहा है व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट determines the polarity of the magnetic field यानी नॉर्थ टू साउथ पोल it does not affect the strength of the field inside the solenoid। क्लियर है, यानी कह रहा है क्या, जो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट डिटरमाइंस द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी नॉर्थ टू साउथ पोल, इट डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। ये किससे इफेक्ट नहीं हो, मतलब इफेक्ट नहीं होता है स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड लाइन से, किसके अंदर, इनसाइड आउटसाइड नहीं, इनसाइड द सोलेनोइड। हाँ है ना, तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ऑफ द सोलेनोइड, डायरेक्शन ही तो कर रहा है ना, नॉर्थ टू साउथ, इसी पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है, इनसाइड द सोलेनोइड के अंदर। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अदर देन द एबायोटिक कंपोनेंट्स, which of the given biotic components are not required to make an aquarium with the small herbivorous fishes and self sustaining systems। बताइए कौन सा आएगा ऑप्शन, aquatic plants and aquatic animals, terrestrial plants and the terrestrial animals, decomposers as a bacteria and the fungi, consumers as clone fishes and the sea urchins। कौन सा ऑप्शन आएगा जल्दी, जल्दी बताइए इसका आंसर। बताइए, सबसे पहले तो हम एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में और एक्वेटिक एनिमल्स,
अब ये देखिए एक्वेटिक प्लांट्स यानी जलीय क्या होगा, प्लांट्स पौधा, और एक्वेटिक एनिमल्स जल में रहने वाले एनिमल्स होगा, या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होगा। क्या आएगा, तो ये हमारा क्या होगा, किसके कंपोनेंट्स, विच ऑफ द गिवन बायोटिक abiotic components which the given biotic components not required to make an aquarium। अब इसमें जो आएगा हमारा, जो इसमें ये कौन कौन आ सकता है हमारा, डी ऑप्शन, यानी डैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ये वाले, और ये नहीं होंगे, हाँ या ना, ये भी डिकम्पोजर्स भी नहीं आ सकता, एक्वेरियम में रह ही नहीं सकता है ये। और कंज्यूमर्स एज क्लोन फिशेज एंड सी अर्चिन्स, ये हमारा क्या समुद्र में, और क्लोन फिशेज ये सब जो है उसको जरूरत होती आती है, ये दोनों ऑप्शन, ये हमारा कौन होगा, डी होगा। क्यों होगा, तो हम यहाँ से देखिए इसके जो सेल्फ सस्टेनिंग कर रहे हैं हमें, जो भी हमें इसमें एक्वेरियम में स्मॉल हर्बीवोरस प्लांट्स जो होते हैं, तो सेल्फ सस्टेनिंग एक्वेरियम with herbivorous fish needs aquatic plant ऑक्सीजन किसकी रिक्वायरमेंट होता है, फॉर ऑक्सीजन एंड फूड एंड decomposers for nutrients ठीक है, यानी कह रहा है क्या, जो भी हमारे जो सेल्फ सस्टेनिंग एक्वेरियम होती हैं उसमें हर्बीवोरस फिश जो उसको नीड्स किसकी जरूरत होती है, एक्वेटिक प्लांट्स फूड किसके लिए, ऑक्सीजन की जरूरत होगा, और फूड ऑक्सीजन और फूड दोनों चाहिए, और डिकम्पोजर्स जो होता है जो भी होंगे उसको न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चाहिए, हाँ या ना। जैसे डिकम्पोजर्स जो क्या होता है, किसी मरे गले सब्सटेंस जो होता है उससे अपना क्या करता है, फूड ये जो भी होता है ऑब्टेंड करता है, फिर वो उसका डिकम्पोज होता है, यानी डैट में जो सड़े गले हैं वो उसको खा के क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ये डिकम्पोजर्स का ये चाहिए, हाँ या ना। और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होता है उसके क्या चाहिए, तो देखिए टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में होता है, टेरेस्ट्रियल organisms specific consumers like क्लाउन फिश जो होता है एंड सी अर्चिन्स
और अननेसेसरी, ये सब क्या होते हैं? अननेसेसरी है ये, अननेसेसरी। और अननेसेसरी, क्लियर है या नहीं? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होंगे, स्पेसिफिक कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे क्लोन फिश हो गया, सी अर्चिन्स होते हैं, ये सारे जो है अननेसेसरी वर्ड्स है, अननेसेसरी है, हाँ या ना? सेल्फ सस्टेनिंग में यही होता है हमारा, तो इसलिए ऑप्शन कौन होगा? ये हमारा जो नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एन एक्वेरियम की क्या जरूरत नहीं होगा, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और कंज्यूमर्स क्लोन फिशेज एंड सी अर्चिन्स, इसके बारे में, हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा अब क्या है? एजर्सन रीजन वाले थी, तो पता ही है आप लोग को जो एजर्सन क्या होता है और रीजन क्या होता है, हमें कौन सा ऑप्शन कैसे मारेंगे। तो एजर्सन यानी जब हमारा एजर्सन और रीजन्स दोनों सही होता है और रीजन्स जो है क्या करता है? एजर्सन्स का एक्सप्लेनेशन करता है, तो ऑप्शन ए हम लगाते हैं, ऑप्शन ए टिक करेंगे। अगर एजर्सन क्या करेगा, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा तो बी लगाएंगे। अगर एजर्सन ए इज ट्रू होगा और रीजन आर जो फॉल्स होगा तो ये हमारा सी लगाएंगे, ये मालूम है ना आप लोग को? हाँ, तो अब हम आते हैं क्या इसमें, देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एजर्सन यानी इन आवर एक्शंस ऑफ राइटिंग और टॉकिंग आवर नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विथ द मसल्स, मसल्स के साथ क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। जब भी हम कोई राइट कर रहे हैं या कोई हम टॉक कर रहे हैं किसी से, तो हमारे मसल्स जो होता है वो क्या करता है? कम्युनिकेट करता है, या ना, नर्वस सिस्टम से। राइटिंग आवर नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विथ द मसल्स, किसके साथ? हमारा नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट करता है मसल्स के साथ। जैसे देखिए ऑब्जर्व कर लिख रहे हैं तो हमारा मसल्स यानी नर्वस सिस्टम हमारा क्या हो रहा है, को पता लग रहा है? हाँ, हमें क्या है? मसल्स के द्वारा हम इसको मार्कर को पकड़ रखे हैं, सॉरी। तो ये और रीजन का क्या कह रहा है? जो क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स, क्या क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का अंग है, पार्ट्स है या नहीं है? बताइए किसकी वजह से बता, रीजन में ये दे रखा है। ये हमारा क्या है जो ये हमें ये सही कह रहा है, रीजन्स भी ये भी सही है, हमारा एजर्सन भी सही है। इन आवर एक्शंस राइटिंग और टॉकिंग आवर नर्वस सिस्टम्स कम्युनिकेट्स विद मसल्स ही सही है। रीजन्स है क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स, ये हमारा क्या सही है? क्रेनियल नर्व्स का और स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं वो क्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट्स होता है। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स ये हमारा किसका पार्ट होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का होता है। क्लियर है? दोनों सही है। लेकिन देखिए इसका हमारा क्या है, इसके और इसके दोनों का किसी से रिलेशन है ही नहीं, इसलिए इसका क्या है? ये भी सही है, एजर्सन और रीजन भी सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ये हमारा बी होगा। क्लियर है या नहीं है? बताइए जल्दी। तो देखिए इसमें हमें कह रहा है क्या? द नर्वस सिस्टम्स द nervous systems control हाँ, द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स क्या करता है? किसको कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम्स हमारा? वॉलंटरी एक्शंस। हाँ या ना? किसको करता है ये हमारा नर्वस सिस्टम्स? वॉलंटरी एक्शंस। हाँ, और
किसके द्वारा? बाय सेंडिंग सिग्नल्स, sending signals to muscles. और while PNS यानी डेट मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स ये कम्युनिकेट करता है, ये हमारा PNS कंपोनेंट्स it does not explain how the CNS communicates. CNS communicates with the body the PNS. क्लियर है? कम्युनिकेट नहीं करता है, क्लियर? यानी PNS components it does not explain how to CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स कम्युनिकेट्स with the body through the PNS. PNS के द्वारा ये कैसे कम्युनिकेट करता है, ये एक्सप्लेन नहीं करता है, क्लियर है? तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? बी हो गया। अब ये देखिए कह रहा है क्या? एजर्सन, यानी सारे हमारे ओरिजिनल क्वेश्चंस है। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या ये सही है? रीजन्स, मैग्नेटिक रीजन्स दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होता है। बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, याद करिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सही है, हाँ या ना? कोई भी हमारा क्या है, बार मैग्नेट है, तो ये पता है ना, नॉर्थ टू साउथ, यहाँ से निकलेंगे ऐसे करके जाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे ऐसे करके जाएंगे, हाँ या ना? और इसमें एंट्री करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे ऐसे करके जाएंगे, क्लियर है? और फिर ये हमें क्या होंगे, यहाँ से निकलेंगे, देखिए कहीं भी जाके इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं ना, तो ये तो सही कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सही है, ये एजर्सन सही है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट इज क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन है ना, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है ना, कि नहीं है? ये भी हमारा सही कर रहा है, क्लियर है? तो ये दोनों सही है, यानी बोथ, मतलब ये दोनों हमारे क्या है, सही है, यानी और लेकिन ये क्या कर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये देखिए ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट इंटरसेक्ट वाली बात कर रहा है, ये हमारा क्या रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का बता रहे थे, इसलिए ये क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी होगा। कौन होगा? बी फॉर बॉल, यानी ऑप्शन जो हमारे होंगे क्या होंगे, ये बी होंगे, हाँ या ना? क्लियर है या नहीं है? चलिए अब हम यहाँ से आएंगे, इसमें देखते हैं जो यूज ऑफ जूट बैग्स फॉर शॉपिंग रिड्यूसेज पॉल्यूशंस। जूट बैग अगर हम यूज करते हैं शॉप करने में तो क्या पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, कम होगा? रीजन कह रहा है जूट इज बायोडिग्रेडेबल एंड इट्स बैग में बी रीयूज्ड एज एंड व्हेन नीडेड। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? इसमें हमारा सही कह रहा है, जब जूट बैग हम क्या करेंगे, शॉपिंग
तो इससे अगर शॉप मतलब कोई भी सामान हम खरीदे तो जूट बैग में अगर लेते हैं, उससे बैग जो बनता है उससे, तो उससे हमें क्या करेंगे, पॉल्यूशन क्या हो सकता है, कम हो सकता है, रिड्यूस कर सकता है। तो ये हमारा एजर्सन क्या है, सही है। और रीजन, जूट इज बायोडिग्रेडेबल एंड इट्स बैग में बी रीयूज्ड, फिर दोबारा से हम क्या, बायोडिग्रेडेबल है ये, यानी जूट बैग जो है बायोडिग्रेडेबल है या नहीं, बताइए, बायोडिग्रेडेबल है। और रीयूज्ड एंड व्हेन द नीडेड, फिर इसको दोबारा हम क्या कर सकते हैं, रीयूज्ड कर सकते हैं जब मुझे जरूरत हो। हाँ ये भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, हाँ या ना। तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन जो आएगा ये हमारा ए आएगा, हाँ या ना। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ये हमारा। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, जो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन गैस बाहर मतलब इवॉल्व नहीं होता है जब हम क्या करें, कोई मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ। क्या ये सही है, बताइए जल्दी से, या नहीं, सही है या गलत है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है, यानी हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, ये बात ना क्या कह रहा है, सही कह रहा है। तो जब भी हाइड्रोजन यानी क्या कर, जब हम एसिड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, तो एसिड जो नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है मेटल का, मेटल जब नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है, सही बात कर रहा है, नॉट कर कहता नॉट कर रहा है ना ये, इसलिए ये क्या ऑप्शन सही है, यानी डेट मींस एजर्सन हमारा क्या है, सही है, हाँ है ना। अब रीजन बता रहा है, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसेज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन टू वाटर, रॉन्ग है ये हमारा क्या, रीजन क्या है, फॉल्स है, क्या है ये, रीजन जो है गलत है, इसलिए हमारा क्या एजर्सन सही हो रीजन रॉन्ग हो तो ऑप्शन क्या आएगा, ये हमारा क्या होगा, सी होगा, हाँ या ना। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, देखते हैं कुछ जो हमें क्या करना है। जो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड when a metal is reacts with metal is reacts with nitric acid, हाँ या ना। because HNO3 is a strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ या ना। कौन सा एजेंट है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। It oxidizes the H2 हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीडाइज होके ये हमें क्या है, H2 ये ऑक्सीडाइज होके क्या करता है, H2 गैस प्रोड्यूस करता है, हाँ या ना। इट ऑक्सीडाइज द H2 गैस प्रोड्यूस्ड टू प्रोड्यूस टू वाटर
and itself reduced to any of the nitrogen oxides, यानी ये क्या क्या बना देता नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, और फिर हो गया NO और NO2। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गए होंगे ये पॉइंट सारे। कर हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल इज रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। जब मेटल को के साथ जब नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है, क्योंकि HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा है ये? HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है ये हमारा क्या रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस्ड टू वाटर। ऑक्सीडाइज होके जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो H2 प्रोड्यूस करता है और किससे? टू वाटर। एंड इट सेल्फ रिड्यूस, और खुद जो रिड्यूस्ड होके क्या बनाता है? एनी नाइट्रोजन गैस ऑक्साइड्स बनाता है, जैसे N2O हो गया, NO हो गया, NO2 हो गया। क्लियर है? चलिए, तो आज हम जितने भी क्वेश्चंस था सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आज हम क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक के साथ। कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसका फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज क्लास को हम स्टॉप करते हैं यहीं पे। ओके, थैंक यू, बाय।